एक गांव में कंजूस बबलू और पीलू की शादी हुई। पीलू अमीर घर से थी। सुनो जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। शादी के बाद से हम बाहर खाने कहीं नहीं गए हैं। रेस्टोरेंट में बहुत खर्चा होगा, कोई बहाना बनाना होगा, ऐसे सोचता है। इसके बाद बबलू पीलू को लेकर जाने लगता है। वो रास्ते में पड़ने वाले खाने के ठेले को देखता है। उसके बाद एक समोसा चाट ठेले के पास रुक जाता है। पीलू, तुम जानती हो, जब मैं स्कूल जाता था तब लौटते हुए मैं इसी चाट के ठेले पर आता था और समोसा खाता था। कभी कभी तो मैं शर्त लगाकर 20-20 समोसे खा लेता था। 20 समोसे? लेकिन अभी यहाँ क्यों रुके हो? चलो ना रेस्टोरेंट। हाँ, चलते हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई, लेकिन तुम यहाँ समोसे तो नहीं खाओगी। आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं कर सकती। मुकाबला? कैसा? 20 समोसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। टिल्लू भाई, 20-20 समोसे दे देना दोनों को। वाह जी, अभी लो। ऐसे ही दोनों समोसे खाने लगते हैं, लेकिन पीलू 5 समोसे खाकर थक जाती है और बबलू खुश हो जाता है। अरे, तुम तो 5 में ही रुक गई। चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, मेरा पेट तो भर गया, अब घर चलो। बबलू सोचता है कि उसके पैसे बच गए और वो सस्ते में बच गया। अगले दिन बबलू पैसे बचाने से खुश होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे कालू, क्यों परेशान लग रहा है भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी रोज रोज बाहर खाना खाने के लिए ले जाओ ऐसे कहती रहती है। अरे भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे उल्लू बनाया, झूठी शर्त लगाकर उसका पेट भर दिया और रेस्टोरेंट जाने से बच गया। ये बात पीलू सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, अभी इनको मजा चखाती हूँ। इसके बाद पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं, उस दिन नहीं जा पाए थे ना। अरे, आज फिर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। रास्ते में पीलू एक पानी पूरी की दुकान में रुक जाती है। मुझे पता चला है कि अगर कोई 100 पानी पूरी खाएगा तो उसे एक ट्रैवल कंपनी विदेश घूमने का पैसा देगी। मैं तो कहती हूँ, छोड़िए रेस्टोरेंट को और यही पानी पूरी खा लो। आप वैसे भी 20 समोसा खा ही लेते हो, 100 पानी पूरी में आपका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं तो स्कूल के दिनों में 50 पानी पूरी खा लेती थी। अरे वाह, तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 100 पानी पूरी खा लूँगा। पानी पूरी वाले भैया, इन्हें 100 पानी पूरी देना। इसके बाद बबलू जैसे पानी पूरी पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लेकर खाने लगता है, लेकिन 20 पानी पूरी में ही उसका पेट भरने लगता है। लेकिन मुफ्त के लालच में वो पानी पूरी खाता जाता है। बस पीलू, बस, मैं तो गले तक पानी पूरी खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे, लेकिन अभी तो आपने बस 80 ही खाए हैं, 20 और खाने बाकी है। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पेट तो आपका भर गया है, मेरा नहीं। चलो अब रेस्टोरेंट। अरे लेकिन वो तुमने जानबूझकर मुझे पानी पूरी खिलाया है ना? हाँ, आपकी कंजूसी पकड़ी गई। आप झूठ बोलकर पैसे बचाते हो, वो भी अपनी पत्नी से। देखिए, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए आपके साथ रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो पीलू, अब से मैं तुमसे कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में
ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गरम भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। ऐसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो। मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबा जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं। इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी। लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान ही इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपनी स्वेटर को सिर्फ 5
500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे। हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी, तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी? अगर इस काम की फैक्ट्री होती तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन? चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी, क्या आज आप मुझे पैसे देंगे? देखिए, घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता, क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी, हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे। अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू, अब मेरे पास काम पर मत आना, मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है, देखिए, हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है। क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं? आपके पास बढ़ई होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू, मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना, ईंट, सीमेंट, लोहा, ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए। मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं, और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना, जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है, और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू देखो, ये बांस की फैक्ट्री,
ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह, ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही हुनर वाले हो। अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालमपुर में बबलू एक गरीब लोहार था। वो और उसकी बहू पीलू लोहे के औजार का काम करते थे। फिर बबलू उन औजारों को बाजार में जाकर बेच देता था। बबलू का बेटा बंटी लोहारी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हमारा खानदानी काम है लोहारी का। तू पता नहीं किस दुनिया में है, जमा जमाया काम है, इसे आगे बढ़ा। मैं तुझे पुरखों की निशानी देना चाहता हूँ। ये ले लो, ये है वो लोहे का तवा जिससे मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, घर के लिए बनाए थे वो ये तवा। हम यही काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाते हैं। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूँगा, तू इसे ले और अपनी कमाई कर। क्या पिताजी, मैं ये लोहे का मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता हूँ। इतने साल काम करके जायदाद के नाम पर हमारे पास क्या है, ये लोहे का तवा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इसे बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने घर का पूरा खर्च इतने सालों तक संभाले हैं। आपको ये काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? काम नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? क्या सपनों में बनोगे? अरे अच्छा पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका कहना मानूंगा और मेहनत से काम करूंगा। इस लोहे के तवे की कसम, इससे पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में बबलू परलोक सिधार जाता है। आप कब से काम शुरू करेंगे जी? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? मेरा मन नहीं है लोहार का काम करने के लिए। तो फिर क्या अपने पिताजी को झूठा वादा किया था क्या? और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं, बेघर हो जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो फिर इस तवे का इस्तेमाल करो, काम शुरू करो, अब खाली मत रहो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस तवे का उपयोग करके पैसे कमाऊं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं लोहार का काम नहीं करूंगा। इसके बाद बंटी 2 दिन तक सोचता रहता है और फिर एक चौक में अपना छोटा सा लोहे की तवे पर आलू चाट की दुकान खोल लेता है और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसकी आलू चाट की बहुत तारीफ करते हैं। लोहे की तवे में गर्मा गर्म आलू चाट में वो अब अलग अलग फ्लेवर्स भी ले आता है और जल्दी ही उसकी कमाई और बढ़ जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा तवा आलू चाट तो पूरे जंगल में नहीं मिलता है। हाँ पीलू, ये तुम्हारे और पिताजी के कारण हुआ है।
अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ तवा आलू टिक्की खाने के लिए आते थे। शादी पार्टी इन सब का ऑर्डर भी इन्हें मिलने लगता है और अब तो पीलू भी बंटी का साथ देने लगती है। पीलू, मैं अब समझ गया हूँ मेहनत का सही मतलब। पिताजी ने कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया, मैं उनके काम को कम ही मानता रहा। तुमने मुझे भटकने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का नाम रोशन नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। ये लो सोने का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण और कड़ी मेहनत से वो बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है। फिर पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। नंदन जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू दुर्गा जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी और नियम से उनकी आरती पूजा करती थी। मिठाई का भोग दुर्गा जी को लगाती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने मिठाई का भंडार था और वो पीलू की कमाई से बहुत जलता था। बहन पीलू, तुम्हारी मिठाइयों में तो गजब का स्वाद है और 3-3 दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती है, जबकि उस कालू की दुकान की मिठाई तो शाम में बदबू मारने लगती है। बहन, ये तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। मुझे तो काम में ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि खाने की चीज है ना, इसे बिना मिलावट के ही बेचना चाहिए। अपनी दुकान की बुराई सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से मिठाइयों में मिलावट करता हूँ, लेकिन ये पीलू शुद्ध मिठाई बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने 2 दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है और उन्हें पीलू की दुकान में भेज देता है। कालू के दोस्त मिठाइयाँ खाते हैं और फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो दोनों पेट पकड़कर गिर जाते हैं। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे तुम मिठाई में जरूर मिलावट करती हो ऐसा लगता है। ये देखो इनकी हालत। ये गरीब लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद कैसे बीमार पड़ गए हैं। ये सब तुम्हारी मिलावट के कारण हुआ है। मेरी दुकान में आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से पीलू को डर के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। पीलू का अब घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। वो कुछ नया काम शुरू करने की सोचती है। वो दुखी मन से दुर्गा जी के पास जाती है। माँ, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे बहुत बदनाम किया है। मिलावटी मिठाइयाँ वो बेचता है, लेकिन मैं बदनाम हुई हूँ कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या खिलाऊंगी? पीलू को दुर्गा जी दर्शन देते हैं। पीलू बेटी, तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। मैं तुझे एक पेड़ दूंगी जिसमें ताजा मिठाइयाँ उगेंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जय माँ दुर्गा जी की। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू के आंगन में एक पेड़ उग आता है जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है। उन मिठाइयों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर पीलू उन मिठाइयों को बेचना शुरू कर देती है। कालू उस पेड़ को भी काटने के लिए चाहता है, लेकिन तभी दुर्गा जी प्रकट होकर कालू की अपने गधे से पिटाई कर देती है। इस घटना से अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। अब पीलू को लोग बहुत इज्जत देते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए पीलू तरक्की करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। देखो, मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। शिवपुरी नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक सेठ के घर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पीलू और बबलू भोलेनाथ शिव जी की
भक्त थे। शिव जी की पूजा वो लोग नियम से करते थे। पीलू अपने खाली समय में हाथ से लोगों के कपड़े कढ़ाई करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास कढ़ाई करने की मशीन नहीं थी। बबली एक दिन पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, कितना कमा लेती हो? तो पीलू बोलती है, बबली बहन, शिव जी की कृपा से कमाई हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर मशीन हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो कहूँगी कि तुम कढ़ाई करने की एक मशीन खरीद लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो मशीन क्या फैक्ट्री ही हो जाएगी। रात में काम करके बबलू घर आता है तो बबलू को पीलू कहती है, बबलू जी मुझे पैसे दीजिए, कल किराना लाना है। आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, सेठ जी बोले हैं कल पैसे दे देंगे। अब इतने बड़े आदमी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है जी, लेकिन भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामान भी लाना है। सेठ से कैसे भी करके पैसे ले लीजिए। हाँ, कह कर देखूंगा। भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी कभी दूसरों को काम में रखेंगे और उन्हें इज्जत के साथ टाइम पर सैलरी दिया करेंगे। सेठ जी के यहाँ तो सब मन मर्जी से होता है। जी, हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, भोलेनाथ पर भरोसा है मुझे। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुँचता है तो कड़क सेठ उसे कहता है, बबलू मैं विदेश जा रहा हूँ, अब तुम कहीं और काम देख लो और ये लो तुम्हारी पैसे। लेकिन सेठ जी आप अचानक से विदेश जा रहे हैं, अब इतनी जल्दी कौन काम देगा? ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कड़क कहता है, देखो मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया, तुम मेहनती हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। बबलू काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। बबलू वहाँ से दुखी होकर वापस घर आता है और पीलू से सब बात कहता है, भोलेनाथ हमारी रक्षा करना। लेकिन और कुछ दिनों बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता है और उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब मकान मालिक और किराने वाले उसको पैसे के लिए तंग करने लगते हैं। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है? तो पीलू कहती है, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, उससे हम कुछ काम शुरू कर लेंगे। नहीं पीलू, ये शिव जी की कृपा के कारण ही मैं तुम्हें दिला पाया था। तो फिर हम क्या करें? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये लीजिए साधु बाबा, हमारे घर में एक ही रोटी है। हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो साधु कहते हैं, तुम दोनों शिव भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दरिया दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाए। मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, कैसी विद्या बाबा जी? बबलू, मैं तुम्हें पत्थर से फैक्ट्री बनाना सिखा दूंगा, जिससे तुम लोगों के लिए किफायती दामों में मजबूत पत्थर की फैक्ट्री बना देना। लेकिन बाबा जी, हम फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। अगली सुबह से बबलू एक हफ्ते तक जंगल जाकर साधु बाबा से पत्थर का फैक्ट्री बनाना सीखता है। अलग अलग तरह के पत्थर लाना, उन्हें जोड़ना और उनको अपने औजारों से आकार देना होता है। फिर सभी अलग अलग साइज के पत्थरों को वो खास चूने की घोल से जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। साधु बाबा, आपकी दया से मैं पत्थर की फैक्ट्री बना पाया हूँ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ बाबा जी, आपकी बहुत दया है हम पर। तभी बाबा शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु आप! महादेव भोलेनाथ, शिव शंभो, जय हो आपकी। तो शिव जी कहते हैं,
मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग बहुत सीधे साधे हो और सच्चे मेहनती हो। मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा रहेगी। तो बबलू कहता है, हे भोले बाबा, आपकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते रहेंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। आपका हम अभिषेक करते रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें। जय हो शिव शंभू आपकी। अब तुम अपना पत्थर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दो। पीलू बबलू शिव जी के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर बबलू पत्थर की फैक्ट्री को बना बना कर बेचने लगता है। ऐसी पत्थर की फैक्ट्री को किसी ने नहीं देखा होगा। बबलू, तुम तो बहुत ही होनहार हो। मेरी फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। जाबाज की बात सुनकर कालू बोलता है, मेरी भी फैक्ट्री तुम इतने बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। और ऐसे ही बबलू और पीलू मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगते हैं और मुनाफा कमाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। बबलू जी, शिव शंभू जी की कृपा से तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है। हाँ पीलू, भोलेनाथ शिव शंभू की भक्ति करते रहना है और जीवन में मेहनत भी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।